हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अगला टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस बच्चों के आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो एक बच्चे का क्वेश्चन ये आया है कि सर क्या जो समविभव पृष्ठ होता है वो गोलीय पृष्ठ ही हो सकता है? नहीं, ये जरूरी नहीं। हमने आपको ये बताया था कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। हमने कहा था कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है और इसके लिए समविभव पृष्ठ की बात करेंगे तो गोलीय पृष्ठ प्राप्त होगा। ये हमने कहा। यानी अगर कोई चार्ज क्यू है तो उसके लिए जो पृष्ठ समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा वो कैसा पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ प्राप्त होगा। कैसा पृष्ठ प्राप्त होगा? गोलीय पृष्ठ प्राप्त होगा, क्योंकि या इससे इसके सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। और जब सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। और जब प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा तो ये किस प्रकार का पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। क्लियर हो गया? थोड़ा सा और भी आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कोई रेखीय आवेश, इस पे चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज है, तो जितने इससे यहां पर जितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस यहां लीजिए और यहाँ इसके इस तरफ भी इतना ही डिस्टेंस लीजिए और इसके इस तरफ भी इतना ही डिस्टेंस लीजिए। दोनों पर क्या होगा, विभव समान होगा कि नहीं होगा? अगर हम यहां पर लें, जितना डिस्टेंस यहां पर लिया उतना डिस्टेंस यहां पर लिया, क्या होगा, विभव क्या होगा, समान होगा कि नहीं होगा? बात समझ आएगी नहीं आएगी? अगर हम यहां पर लें, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर है, तो क्या होगा, इस बिंदु यहां पर विभव और यहां पर विभव क्या होगा, समान होगा। यहां पर विभव, यहां पर विभव क्या होगा, समान होगा। यहां पर विभव और यहां पर विभव क्या होगा, समान होगा। अगर इनको एक पृष्ठ बनाया जाए तो कैसा पृष्ठ बनेगा, बेलनाकार पृष्ठ बन गया कि नहीं बन गया? यानी अगर रेखीय आवेश है जो सतत रूप से वितरित है, आवेश जो है सतत रूप से वितरित है, तो उसके लिए जो समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा वो कैसा होगा, समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। ये जरूरी नहीं है कि समविभव पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, ये बेलनाकार भी हो सकता है। यानी आपको दिमाग में केवल क्या रखना है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान है, तो समविभव पृष्ठ हो सकता है। ये आपको दिमाग में रखकर कहीं अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस पर पहले विचार करें कि क्या उसके जो भी पृष्ठ हम ले रहे हैं उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है या नहीं है। अगर है तो क्या होगा, वो समविभव पृष्ठ होगा। क्लियर हो गई नहीं हो गया? दूसरी बात एक चर्चा और करनी है आपसे कि स्टार्टिंग में जब मैं विभव के बारे में बता रहा था तो विभव की जब परिभाषा हमने दी थी उसके पहले हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा की थी और हमने ये कहा था कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है। ये बताया था मैंने। ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहें इस चीज को तो थोड़ा सा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आगे उससे संबंधित कोई बातें करनी है। कि जैसे हम कहते हैं कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए अनंत है, ये क्या है, अनंत। मान लेना अनंत, तो माना कोई वो नहीं मान नहीं कि यहां पर अनंत है। और हम अनंत से कहां पर ला रहे हैं, किसी आवेश को पी तक ला रहे हैं, तो अनंत से एकांक आवेश को पी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो गया, इस बिंदु पर विद्युत विभव हो जाता है। लेकिन अगर और वो किस रूप में, ये जो विद्युत विभव का कॉन्सेप्ट मिला वो कहां से मिला था, स्थितिज ऊर्जा से मिला था। मिला था नहीं मिला था? भाई कार्य किया, कार्य से स्थितिज ऊर्जा मिली और वही स्थितिज ऊर्जा किसके रूप में हो गई, विभव के रूप में प्राप्त हो गई। क्लियर? लेकिन अगर हम करें अनंत से अनंत, तो अनंत से अनंत, यानी अगर यही अनंत है तो फिर यही तक, तो अनंत से अनंत का मतलब क्या हो गया,
उसी बिंदु से उसी बिंदु तक, तो उसी बिंदु से उसी बिंदु तक लाने में क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए अनंत परिस्थिति ऊर्जा को क्या माना जाता है, शून्य के बराबर माना जाता है। भाई वही बिंदु, उसी बिंदु से मान ये अनंत है और यहीं पर फिर से हमें अनंत से अनंत तक लाने में क्या क्या, तो जब अनंत वो ऑलरेडी है ही है, यानी उसी बिंदु से उसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, कोई दूरी चला ही नहीं, तो क्या होगा, 0 होगा और इसलिए स्थिति ऊर्जा भी 0 होगा। इसीलिए अनंत परिस्थिति ऊर्जा को सामान्यतः क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे वो बता दिए गए। एक और मैं बता दूं, कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन था कि u इज ग्रेटर देन 0 और u इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ। अगर u पॉजिटिव है, u धनात्मक है, इसका मतलब स्थिति ऊर्जा की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और अगर e लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्थिति ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये भी याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे लगता है। अब हम लोग आज नए टॉपिक पर पढ़ेंगे और नया टॉपिक होगा एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करना है तो हम क्या करते हैं, समान दूरी पर समांतर रेखाओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बताया गया है आपको, समान दूरी पर समांतर रेखाएं अगर हैं तो किसको प्रदर्शित कर रही हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। मुझे लगता है क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस तरफ है, और एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए और बी, ए बी जो दो चार्ज से बना हुआ है, -2 और ये प्लस। और ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है, सपोज कीजिए एट ए टाइम किसी समय थीटा कोण बनाता है। क्लियर। अब मैं अगर आपसे बताऊं, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं, पहले चैप्टर में भी कर चुका हूं, उसमें मैंने बताया कि इस स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव पर क्या करेगा, एक बलयुग्म कार्य करेगा। बताया जाता कैसे, मैंने कहा था कि यहां पर इस -4 वैद्युत क्षेत्र जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। क्या कीजिए, यहां पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। याद कीजिए, बताया जाता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और +2 चार्ज पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और ये दोनों
दोनों बल क्या है, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या है, समांतर है। इसलिए ये एक बलयुग्म का निर्माण करती है। आपकी जो मैंने बताया था किसे, कि एक बल ये है और दूसरा बल ऐसे है, तो दोनों बल क्या करते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। और प्रूव करके भी बताया था कि इस स्थिति में जो बल कार्य करेगा, जो बलयुग्म कार्य करेगा, उसका जो बलागुण होगा वो टाउ बराबर किसके होगा, पी साइन थीटा की। ये सारी बातें बताई जाती हैं। फिर से समझिए, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। उस वैद्युत द्विध्रुव, वो वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, मतलब रखा गया स्थित है, वो वैद्युत क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और इसके कारण इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है, और उस बलयुग्म पर का बलागुण टाउ बराबर किसे होगा, पी साइन थीटा के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पी साइन थीटा के। क्लियर हुआ, बात समझ में नहीं आ गई? तो चलिए लिखते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। था AB बराबर किसके है, 12। AB किसके बराबर है, 12 के इक्वल है। यह वैद्युत द्विध्रुव, ये द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत क्षेत्र से थीटा को बनाते हुए स्थित है। यदि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, P है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, P है, तो आपको सारी बातें बताया है, लिखूंगा नहीं। तो बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का बलागुण, बलयुग्म का बलागुण, बलयुग्म का बलागुण टाउ इज इक्वल टू P इंटू E साइन। बताया चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाउ इक्वल टू P साइन, ये बात समझ में नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, चलो इस बल, जो बलागुण कार्य कर रहा है, उस बलागुण के विरुद्ध एक बाह्य बलागुण लगाना पड़ेगा। क्या करने के लिए, इसको संरेखित करने के लिए। अगर वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या करना चाह रहे हैं, संरेखित करना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक बाह्य बलागुण लगाना पड़ेगा। और वो बाह्य बलागुण
वैद्युत द्विध्रुव को क्या कर रहा है, प्रारंभिक स्थिति, उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या मान लिया हमने, थीटा। इसी समय वो थीटा कोण बना रहा है, लेकिन यदि हम माने कि प्रारंभिक स्थिति में वो कितना कोण बना रहा था, θ1 कोण बना रहा था, किससे, वैद्युत क्षेत्र से। और अंतिम स्थिति में वो कितना कोण बनाने लगा, θ2 कोण बनाने लगा। प्रारंभिक स्थिति में कितना कोण बना रहा है, θ1 कोण। अंतिम स्थिति में कितना कोण बना रहा है, θ2 कोण। कौन, किसके द्वारा, बाह्य बलाघूर्ण के द्वारा। और ये बाह्य बलाघूर्ण के द्वारा कितना बाह्य बलाघूर्ण कार्य करेगा, जितना कि पहले बलाघूर्ण कार्य कर रहा है, ताकि दोनों जब बराबर भाई कितना बलाघूर्ण काम कर रहा है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ये पहले से कार्य कर रहा है। तो अगर इसको संतुलित करना है तो कितना बलाघूर्ण कितना लगाना होगा, इतना ही लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा। जैसे आपको बताया जा चुका है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी बल कोई बल F है, तो उसको संतुलित करने के लिए विपरीत दिशा में कितना बल लगाते हैं, F बल लगाएंगे ताकि परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए कि नहीं हो जाए। उसी प्रकार से अगर बलाघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा कार्य कर रहा है, तो बाह्य बलाघूर्ण का मान भी कितना होना चाहिए, टाउ बराबर पी साइन थीटा ही होना चाहिए। और वो बाह्य बलाघूर्ण इस वैद्युत द्विध्रुव को कहां से कहां, प्रारंभिक स्थिति θ1 से अंतिम स्थिति θ2 तक ले जाना चाह रहा है। तो क्या होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लिखते हैं, अतः बाह्य बल आघूर्ण के द्वारा द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 मतलब ये एंगल है, एंगल θ1 से एंगल θ2, किससे एंगल, वैद्युत क्षेत्र से तक घुमाने में किया गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा θ1 इंटू θ2। अब ये लाइन आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, चलिए थोड़ा सा इसको विस्तार करते हैं और फिर समझाते हैं। जैसे कार्य बराबर किससे होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ये तो आप जानते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो पता है आप कब, जब बल और विस्थापन की बात होगी। लेकिन यहां पर बल नहीं है, यहां पर क्या है, बल आघूर्ण है। तो कार्य किया पर बल नहीं, पर क्या होगा, बल आघूर्ण। और विस्थापन की जहां पर क्या होगा, कोणीय विस्थापन। तो पहले कोणीय विस्थापन कितना किया गया, डी थीटा, तो टाउ इंटू डी थीटा हो गया। और अब समाकलन कर रहे हैं कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। कम समझ में आया, जैसे थोड़ा सा अगर आपको समस्या हो थोड़ा और मैं बेहतर कर देता हूं इसको। अतः बाह्य बल आघूर्ण के द्वारा द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया छोटा सा जब छोटा सा एंगल घुमा रहा है तो DW किसका हो जाएगा, बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, टाउ
पुरानी बात को कई बार हम करते आए, छोटे से भाग के लिए निकाल लेते हैं कोई भी चीज और उसके बाद क्या करते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं। तो अब हम कहां से कहां तक विस्थापित करना चाह रहे हैं, θ1 से θ2 तक। कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। तो हम लिखेंगे अतः θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू, समाकलन करते तो dW की जगह क्या हो गया, W हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हो गया टाउ डी थीटा, और कहां से कहां, θ1 से θ2 तक। कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 से θ2, θ1 से θ2, टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, P sin d थीटा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। P क्या है, अचर राशि वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। E क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, अचर राशि है, इसलिए बाहर हो जाएगा। देखो W इज इक्वल टू P इंटू E इंटीग्रेशन θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा। और आपको बताया जा चुका कि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कास थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कास थीटा। तो इसलिए W इज इक्वल टू, W इज कैलकुलेशन जो आप P साइन थीटा का समाकलन क्या हो गया, माइनस कास थीटा। और लिमिट क्या लग गई, साइन थीटा का समाकलन क्या हो गया, माइनस कास थीटा। और लिमिट क्या लग गई, θ1 से θ2 तक। अब पहले क्या रखेंगे, कौन सी लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं। पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू PE, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, थीटा की जगह क्या रखेंगे, θ2 रखेंगे, क्या मिलेगा, माइनस कास θ2। तो लोअर लिमिट रखने के पहले क्या बताया, एक माइनस अपने मन से लगाएंगे, बताया जा चुका है। यहां पर फिर क्या लिखेंगे, माइनस कास θ1 की बात है, माइनस के ऊपर माइनस हो गया, कास हो गया, थीटा की जगह क्या रखे, θ2 रखे। फिर लोअर लिमिट रखने से पहले क्या रखे, माइनस का चिन्ह लगाए। फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस कास थीटा की जगह क्या हो गया, θ1 और ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहां से इसलिए लिख सकते हैं आप W इज इक्वल टू PE, ये क्या हो जाएगा, माइनस कास θ2, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस कास θ1। इसलिए W इज इक्वल टू PE कास θ1 माइनस कास θ2। ये जो W का फार्मूला बना, यही स्थिति ऊर्जा होगी। W इज इक्वल टू P कास θ1 माइनस कास θ2। यही क्या हो गया, फार्मूला बना। यानी यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को जो किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, उसको θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य W
इक्वल होगा P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? ये बात सुना कि नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इतना समझ नहीं आ गया? पहले समझिए, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव का आउटपुट क्या है? P है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। कहां से कहां तक घुमाया जा रहा है? थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जा रहा है। थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जा रहा है। तो जो टोटल वर्क डन होगा, किया गया कार्य होगा, वो P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 के इक्वल होगा और यही उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। आगे बढ़े हम लोग, चलो। अब देखिए, W इक्वल टू आपको क्या मिला यहां पर? W इक्वल टू आपको मिला P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यदि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1, जो कि समय है, जो वर्तमान समय में जब हमने सवाल को शुरू किया था तो हमने क्या बताया था? जब इस टॉपिक को शुरू किया था तो कितना एंगल बना था? वैद्युत क्षेत्र से थीटा, और थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा यदि थीटा 1 इज इक्वल, देखिए, यदि थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 ले लिया जाए और थीटा इक्वल टू थीटा ले लिया जाए, थीटा 1 इक्वल टू पाई बाई 2 लिया जाए और थीटा इक्वल टू थीटा ले लिया जाए। अब थीटा 1 इक्वल टू पाई बाई 2 क्यों लिया जा रहा है? जैसे अभी जब क्लास में शुरू किया तो मैंने क्या बताया था कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना गया था। किस स्थिति में? जब किसी चार्ज को लाया जा रहा था, तो कोई निकाय बनाया जा रहा था। वैसे ही यहां पर स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिया जा रहा है। अब आपके मन में आएगा कि सर चाहे जहां चाहे जो ले सकते हैं। जी नहीं, अभी हम इसका रीजन आपको बताएंगे कि यहाँ पर थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 भी क्यों लिया गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इतना जानिए कि थीटा 1 इक्वल टू किसके हो गया? पाई बाई 2, और थीटा 2 इक्वल टू थीटा, यानी इसकी अंतिम स्थिति कौन है? ये जो है थीटा है। क्लियर हो गया? तो इसलिए W इक्वल टू किसके हो जाएगा? W इक्वल टू जाएगा PE cos थीटा 1, थीटा 1 की जगह पर क्या हो गया? पाई बाई 2 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा क्लियर हुआ नहीं? और cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है कि नहीं होती है? तो इसलिए क्या मिला? W इक्वल टू क्या मिला? PE cos 0 की वैल्यू, तो पाई बाई 2 की वैल्यू 0 माइनस cos थीटा, देयरफॉर, और ये क्या है? U, तो U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ये फार्मूला आपको मिल गया। U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, यानी दो फार्मूले आपको मिल गए। पहला फार्मूला क्या मिला? U इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वो भी एक फार्मूला है। वो कब इस्तेमाल करना है? जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा एंगल तक घुमाया जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा W इक्वल टू U इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यदि यहां पर क्या है? U इक्वल टू आपको क्या मिला? माइनस PE cos थीटा। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है, तो उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा होगी। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि सर आप ये बताइए कि आपने थीटा 1 इक्वल टू पाई बाई 2 क्यों लिया? इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि हमने ऐसा
क्यों हो गया। बात समझ नहीं आ गई? चलिए शुरू करो। देखिए कल जब हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो हमने आपको ये बताया था कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा, उसमें दो टॉपिक बताया। पहला जो बताया था हमने बताया था एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा, और दूसरा जो बताया था हमने वो क्या बताया था? दूसरा जो बताया था वो क्या बताया था? दो आवेशों की स्थिति ऊर्जा। तो हमने ये कहा था कि अगर हमने आपको ये समझाया था कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 है, देखिए सूत्र प्रूव हो गया है। सूत्र अब आप टेंशन नहीं लेना कि अब क्या कर रहे हैं सर। जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा थी वो आपको मिल चुकी है, और कितनी मिल चुकी है? U = -T का थीटा। कब? जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा को बनाता है। और यदि जो है क्या नाम थे, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में θ1 से θ घुमाया जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी? T cos θ1 - cos θ2। वो दोनों सूत्र बताए जा चुके हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि θ1 को π/2 ले लीजिए, यानी प्रारंभिक स्थिति में ये माना जा रहा है कि जो θ = π/2 लेने का मतलब ये है, जब हमने θ1 = π/2 लिया तो इसका मतलब हम ये मान कर चल रहे हैं कि जो वैद्युत ये जो एंगल ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत क्षेत्र है, इनके वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल कितना लिया जा रहा है? 90 एंगल लिया जा रहा है। यानी उस स्थिति में वैद्युत जो स्थिति ऊर्जा है उसको शून्य समझा जा रहा है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो वही बात हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? शून्य समझना है मतलब जैसे कि वहां पर अनंत वाली बात की गई थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रारंभिक स्थिति कौन सी ली जा रही है कि जहां पर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है? 90 एंगल बना रहा है। तो अब हम वही उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हम 90 एंगल ही क्यों लिए। बात में आगे नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर अब आगे जो चर्चा करें किसके लिए कर रहे हैं? इसके लिए कर रहे हैं कि प्रारंभिक स्थिति में θ बराबर π/2 क्यों लिया गया? अर्थात ये क्यों माना जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश है। जैसे यहाँ पर थीटा है और θ1 बराबर हम क्या ले रहे हैं? π/2 ले रहे हैं। तो इसका मतलब हम मान रहे हैं कि प्रारंभिक ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, उनके बीच का जो एंगल है π/2 है, अर्थात 90 अंश मान रहे हैं। तो क्यों मान रहे हैं? ये बात क्लियर हो गई? क्यों मान रहे हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कंफ्यूजन खत्म होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कल हमने बताया था कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 हैं, दो आवेश Q1 और Q2 हैं और इनको एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो जो इस निकाय की जो स्थिति ऊर्जा होगी U अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, तो हमने कहा था यदि उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की का विभव V है तो U Q1V + Q2V + 1/4 πε0 Q1 Q2 R। ये बताया था कि नहीं बताया? ये बताया कि नहीं बताया? बताया था नहीं बताया था? ये बात बताई नहीं थी, बस उसी से हम आप इसको रिलेट करते हैं। यहाँ पर भी दो आवेश, यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश है। यहाँ पर दो आवेश कौन है? -Q और +Q। दो आवेश कौन कौन है? -Q और +Q। यानी Q1 की यहाँ पर -Q और Q2 की यहाँ पर +Q। क्लियर? इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। और विभव हमने क्या मान लिया? V मान लिया। तो वो क्या मान लिया? क्या मान लिया? विभव मान लिया V। तो जो यहाँ इसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं तो क्या हो गया?
Q1 इंटू V प्लस Q2 इंटू V और प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। ये तो है, यही तो है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर स्थिति ऊर्जा जो होगी वो U इक्वल टू किसकी होगी? Q1 की यहां पर मान लीजिए Q इंटू V, V लिख दिया, B लिख दिया, V का मतलब बिंदु B पर बिंदु। क्लियर हो रहा है? फिर प्लस की यहां पर लिखेंगे, माइनस क्योंकि यहां पर माइनस है। Q2 लिखा हुआ है तो Q2 की यहां पर क्या हो गया? Q हो गया, माइनस Q हो गया, तो माइनस Q V इंटू A। ये बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है? जितनी बात समझ आ गई नहीं आती? Q1 V की यहां पर हो गया QVV, Q2 V की यहां पर हो गया माइनस QV प्लस 1/4πε0 Q1 की यहां पर हो गया और Q2 की यहां पर क्या हो गया? माइनस, और अपान R की यहां पर क्या हो गया? इनके बीच का AB किसके बराबर लिया गया है? AB किसके बराबर लिया गया है? 2A के बराबर लिया गया है। यहां पर हमने लिया है 2A। तो therefore U is equal to, या U डैश मान लीजिए, पहले ही मान चुके हैं इसको, U डैश मान लेंगे। तो U डैश इज इक्वल टू Q कॉमन हो गया VB माइनस V, QVB माइनस V। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? और प्लस और माइनस से पूरा क्या होगा? माइनस 1/4πε0 Q² अपान 2। और ये कैसी राशि? अचर राशि। अचर राशि है कि नहीं? क्यों अचर राशि है? क्योंकि यहां पर Q निश्चित है और ये भी निश्चित है। इसी वजह से द्विध्रुव के लिए चार्ज क्या होगा? निश्चित होगा, और उसका डिस्टेंस भी क्या होगा? निश्चित होगा। ये बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम समझें तो हम ये मान सकते हैं कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको ऐसे करके मिला है, ऐसे करके मिला है, इसको ऐसे आराम से फिर से समझिए। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये E हो गया, ये एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। अगर हम इसको ऐसे बनाए, एक ऐसे ट्रायंगल बनाए, परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनाए, तो ये भी कितना होगा? ये 90 एंगल होगा कि नहीं होगा? जी हाँ होगा। ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? जी हाँ होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हो जाएंगे। ये डिस्टेंस कितना है? ये है कि नहीं? जी हाँ है। सॉरी, हाँ, ये एरिया है, ये एरिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 2L माना होगा तो 2L ले लेंगे। ध्यान नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं इसे? 2L ले लेंगे। 2L माना तो ये ले लेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच का डिस्टेंस हो गया 2L। यहाँ पर 2L यहाँ पर क्या लिख दीजिए? 2L। ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? सबके समझ में आ गया? अच्छा, तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं, B AC निकालूं, AC इक्वल टू किससे होगा? cos थीटा इक्वल टू किससे होगा? cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया? AC, सॉरी गलत बोल गया। cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया? AC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AB। AC अपान AB हो गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? AC अपान AB हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू AC। AC नहीं पता है और AB कितना है? 2L। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? इसलिए AC इज इक्वल टू किससे हो गया? 2L cos थीटा। AC इज इक्वल टू 2L cos थीटा। बहुत ध्यान समझिए। अब एकांक आवेश को
विस्थापित ए से सी तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होगा, तो कार्य बराबर किससे होगा? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है कि नहीं होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है कि नहीं होता है? तो जब बल कितना लग रहा है F, और कार्य कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है AC, तो F इंटू AC होगा कि नहीं हुआ? F इंटू AC, F इंटू AC हुआ कि नहीं हुआ? अगर एकांक आवेश ला रहे हैं तो ये किसके परिमाण में किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा कि नहीं होगा? पता जा चुका। परिमाण में किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और AC कितना आ गया है? 2L cos। AC कितना हो गया? 2L cos। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात सुना है कि नहीं है? बात सुना है कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सुना है कि नहीं आ गया? इतनी बात सुना गए? तो अब ये हो गया टोटल वर्क किसकी किया गया कार्य? कौन सा किया गया कार्य? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो अगर हम यहां पर इसकी वैल्यू रखें VB माइनस DA, ठीक है ना? VB माइनस DA क्या है? VB माइनस DA का मतलब क्या हो गया? एकांक आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो एकांक आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य इसके इक्वल हो गया E इंटू 2L cos थीटा के। तो ये इक्वल टू किसके हो गया? Q इंटू E इंटू 2L cos थीटा, और यहां पर साइन किसका लग गया? माइनस। साइन किसका लग गया? माइनस। और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान। ये बात सुना है कि नहीं है? ये बात सुना है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपके मन में आ रहा है माइनस साइन क्यों? क्योंकि ये जो कार्य किया जा रहा है वो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जा रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करने के कारण यहां पर कौन सा आ गया? माइनस साइन आ गया। ये बात क्लियर हो गई? ये कार्य वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया है, इसलिए यहां पर माइनस आ गया। ये बात क्लियर हो गई? इतनी बात सुना गई? अब देखिए यहां से आप लिख सकते हैं U डैश इज इक्वल टू, देखिए Q इंटू 2L। Q इंटू 2L को आप क्या लिखते हो? P बताया जा चुका है 2QL। P इसके भी किसके बताया जा चुका है? 2QL के बताया जा चुका है। तो P Q इंटू 2L क्या बताया लिखा आपने? P cos थीटा। Q इंटू 2L यहाँ पर P हो गया, E यहाँ पर P हो गया और cos थीटा हो गया। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान 2L। अब इस सूत्र को देखिए आप, और अभी लिखेंगे चूंकि P इज इक्वल टू 2Q। और जब हमने सूत्र प्रूव किया था तो हमने U इक्वल टू किसे निकाला था? माइनस P cos। तो यहां पर भी माइनस P cos थीटा मिला और यहां पर भी माइनस P cos थीटा मिला। तो यहां पर माइनस P cos थीटा कब मिला था? जब थीटा बराबर पाई बाई 2 लिया था। अब आप कह रहे होंगे साथ से साथ में ये भी है, तो ये कैसी राशि है? ये एक अचर राशि है, नियतांक है, और स्थितिज ऊर्जा में नियतांक का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हमने क्या देखा कि चाहे हम इसको एक निकाय मान करके, अगर इसको हम नियतांक मान रहे हैं यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो U डैश किसके आ गया? माइनस P का सीधा क्या नहीं आ गया? और हमने पहले क्या निकाला था? U इक्वल टू माइनस P का सीधा निकाला था कि नहीं निकाला था? दिया निकाला था। तो इसका मतलब दोनों परिस्थितियों में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। लेकिन ये द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा जो U इक्वल टू माइनस P का थीटा मिला था वो कम मिला था? थीटा बराबर पाई बाई 2 लेने पर मिला था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने थीटा बराबर पाई बाई 2 क्यों लिया था।
रखा ताकि दोनों प्रकार से, चाहे हम इसको एक सिस्टम मान करके वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकाले, चाहे बलाघूर्ण की थ्योरी से द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकाले, दोनों ही परिस्थितियों में स्थितिज ऊर्जा क्या आ रही है, सेम आ रही है। और ऐसा तभी होगा जब थीटा जो है वहां पर θ1 = π/2 लिया जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि θ1 = π/2 क्यों लिया गया है। तो लास्ट के जो प्रूव किया था हमने u = -p cos θ, अगर आप वहीं तक ये पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद की जो भी बातें बताई गई हैं, वो केवल इसलिए बताई गई हैं ताकि आपके मन में ये जो संकोच है रहे कि सर ये θ = π/2 कहां से आया, उसके लिए इतनी बातें बताई गई। यानी हमने दो तरह से वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकाली। पहले टाउ बराबर बलाघूर्ण और कोणीय विस्थापन के फार्मूले से, और फिर हमने इसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एक निकाय मानकर निकाली। और दोनों स्थितियों से हमने देखा कि पहली स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा मिल रही थी वो u = -p cos θ थी। दूसरे थ्योरी से जब हमने लगाया तो u = -p cos θ -1/4 πε0 q²/2l आया। हमने कहा कि एक नियतांक है, इसलिए इसको जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में हमको वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा समान मिल रही है। इसका मतलब है कि जो हमने θ = π/2 माना था वो सही है। कहां से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी दो विधियों से हमने वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकाली, दोनों परिस्थितियों में सेम आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। लेकिन आपको जब एग्जाम में प्रूव करने के लिए आएगा तो आप जहां पर मैंने u = -p cos θ प्रूव किया था वहीं पर आपको छोड़ देना है। इन सारी बातों को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए है कि आप ये समझ पाए कि θ = π/2 लिया गया था। फिर भी आज मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो गई, प्रश्न काफी कठिन था, फिर भी एक समस्या रही होगी बताइएगा। इसके उत्तर मिलते हैं। धन्यवाद।